नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। आज हम बात करेंगे माया बिगाड़ेंगी किसका खेल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां जहां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक तरफ जहां जोड़ तोड़ कर रही हैं, वहीं प्रत्याशियों के चुनाव में भी शय और मात का खेल जारी है। बीजेपी जहां 5वीं लिस्ट जारी करने वाली है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी चौथी सूची जारी कर दी। इस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी यूपी की 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करी और अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 7 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इससे इंडिया गठबंधन के दल यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। संभल से समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान वर्ग को वोट दिया है। अमरोहा से कांग्रेस नेता दानिश अली को उम्मीदवार बनाया है। आंवला से बसपा ने आबिद अली सपा में थे। उन्होंने अखिलेश यादव पर एक बड़ा आरोप भी लगाया था कि उनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान को टिकट नहीं देना है। पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने भगवत सिंह गंगवार, ये भदोई के रहने वाले हैं और इन्हें माफ करिएगा बरेली के रहने वाले हैं भगवत सिंह गंगवार, और इन्हें पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने उतारा है। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट के साथ दलित और जाट वोट है, लेकिन यादव वोट नहीं। जयंत चौधरी एनडीए के गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और कांग्रेस की निगाहें मुस्लिम वोटरों पर हैं, लेकिन मायावती द्वारा 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारे जाने के बाद इस बात का खतरा बढ़ गया है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन सीटों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो मायावती ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, मायावती के उम्मीदवारों ने कहीं ना कहीं खेल जो है खेल को बिगाड़ा है। अब ये खेल बिगड़ता कितना है ये देखना होगा। इस खेल में कितना झटका लगेगा या किसी अन्य पार्टी को मौका मिल सकता है। हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो जुड़ी हुई हैं। आजम खां हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता। रोहन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य को इस डिबेट में शामिल करूंगा। और प्रियंका मौर्य जी, बताइए किस तरीके से देख रही हैं आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, जिसको कह रहे हैं विपक्ष के दल, मायावती को, और कहते हैं कि 40 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ही बांटती है हर बार लोकसभा चुनाव में। प्रियंका जी। क्योंकि मैं अभी जुड़ी हूं तो मैं सुन नहीं पाई। मैं ये कह रहा हूं कि लगातार विपक्ष एक बात कहता है कि बहुत ये बी टीम की तरह बसपा आप काम करने लगी है, और 40 तक सीटें जो हैं, जो टिकट वितरण है, वो भी संघ कार्यालय से ही हो जा रहा है। भारतीय बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए क्या बचा है? विपक्ष तो सारा एकजुट हो करके 26 गुट जो इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है, आपसी तनाव में बहुत जी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अलायंस में ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उल जुलूल बातें कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार 24 में फिर से मोदी की सरकार आने वाली है, जिसको जितनी बातें करनी है, जितना विरोध करना है कर ले। इस देश की जो जनता है वो विकास पे इस बार फिर से वोट करेगी और तीसरी बार फिर से मोदी जी को ले आएगी। तो विपक्ष को जो बातें करनी है कर ले, वो बहन मायावती जी का अपना फैसला है, और उनका अपना जो भी स्टैंड है पार्टी का, उस पर मैं क्या बोलूं। बिल्कुल। हमारे साथ आजम खां हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। आजम भाई,
क्या लग रहा है? जी 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं और वो जहां पर पिछली बार भी हुआ था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, 10 सीटें उनके पास आ गई थी। इस बार क्या लग रहा है, चीजें उसी तरीके से बसपा करेगी? मैं भी भाजपा की प्रवक्ता को सुन रहा था, तो वो कह रही हैं, हम लोग तो यही नहीं कह रहे हैं, बी टीम इनके पास बहुत सारी है। इनकी पहली बी टीम तो ईडी है, दूसरी बी टीम इनकी सीबीआई है, तीसरी बी टीम इनकी बहुत सारी जगह है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इनके लिए काम करता है। तो बी टीम इन्होंने इतनी ज्यादा पैदा कर रखी है, क्योंकि इनको अपनी ई टीम पे भरोसा ही नहीं है। अगर इनको भरोसा होता कि 400 पार 370 पार का, तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? कहीं इनको तोड़ रहे हैं, कहीं उनको तोड़ रहे हैं, कहीं इनको ला रहे हैं। और अभी इनके करप्शन का जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, अरविंदो अरविंदो सिर्फ एक दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अरविंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी अरे एक इनसे दिन पूछ गिरफ्तार होते हैं, लीजिए आज कि खुद गिरफ्तार की होते ए हैं। टीम का क्या है। एक सबको दो अपनी उदाहरण पार्टी सुन ले में मैडम, मिला ज्यादा करके उदाहरण चुनाव सुनेंगे लड़ने तो आपको चले खुद हैं। ही शायद और लगेगा इस कि देश के दो ये कहाँ युवराज से जो जिन हैं, जिन इससे बाहर आ पहले भी गया। साथ में चुनाव एक लड़ दो चुके हैं उदाहरण और सुन ले, जनता देख अच्छा चुकी है। लगेगा आपको भी जनता कि नकार चुकी है आप क्या लोगों पार्टी में को। और इतना आप ही के करप्शन है। पार्टी के एक अध्यक्ष दो जी ने उदाहरण कहा सुनना चाहिए। कि एक एक करके दोनों लोग अपनी बात रखें। प्रियंका जी, प्रियंका जी, पहले आजम जी को अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो आपके पास ना तो ए कोई प्लान है, ना तो बी कोई प्लान है। और जो प्रियंका जी, मैं आपको रोकूंगा, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। पहले आजम खां को अपनी बात को पूरा कर लेने ए दीजिए। टीम इतनी हावी होती है तो शायद उसे इतने सारे बी टीम की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा मानना सिर्फ और एक मुझे उदाहरण लगता आप है सुन अगर लें। आप लोगों ने कार्य किया अरविंदो होता तो आप फार्मा लोगों को प्लान बी ईडी बना करके उनके सबके साथ डायरेक्टर को गुट ईडी बना करके नहीं गिरफ्तार चलना पड़ता। करती है हर बार 10 आप लोग गुट नवंबर बना करके 2022 चलते को, हैं और हर बार और उनकी पट्टे 5 खाते करोड़ हैं। का बॉन्ड चला जाता है 21 नवंबर 2022 को, और कुल 34 करोड़ का बॉन्ड ईडी अरविंदो फार्मा खरीदती है। क्यों खरीदती है? जबकि शराब घोटाला में पहले उसी को किंग पिन कह रहे थे ये, अब आज ये केजरीवाल को किंग पिन कह रहे हैं। मतलब इनका जांच में किंग पिन भी बदलता रहता है। अगर जांच एजेंसियां इस तरह से काम करेंगी तो उनके ऊपर उंगली उठेगी, और वो उंगली सरकार के ऊपर ही उठेगी और किसी के ऊपर नहीं उठेगी। विपक्ष के ऊपर नहीं उठा सकती है, आपकी विपक्ष ईडी का वेजा इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, रहा सवाल बहन मायावती जी, वो उनका अपना दल है, वो अपना काम कर रही है। जो इस वक्त लड़ाई है वो संविधान के रक्षक और संविधान के भक्षक के बीच में है। और जो लोग सेकुलरिज्म और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो यकीनन इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या रोहन जी, अभी जैसे मैं प्रियंका मौर्य को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई 2 युवराज फिर से निकले हैं यूपी का सैर करने, मिलना कुछ नहीं है। विशाल जी, प्रियंका जी का तजुर्बा रहा होगा इसलिए वो बात ऐसा कुछ कह रही होंगी, लेकिन है मेरा क्या ना कि तजुर्बा रहा है, ये तो उत्तर प्रदेश ने देखा सुनिए है। वो प्रियंका मेरा जी, तजुर्बा अपनी नहीं है, वो प्रियंका जी, आपके नेताओं का तजुर्बा है। बिल्कुल मैं मछली बाजार का आदी नहीं हूँ, नहीं इसलिए नहीं, मैंने तो बीच में नहीं आपने बोला था। आपने नहीं आपने ये चीज कहा है कि मेरा तजुर्बा है। ये तो उत्तर कुछ प्रदेश गलत की बोला जनता था, ने देखा ना, गलत आपके बोला था दोनों क्या? युवराज मैं साथ में जब निकले आप थे तो मुझे क्या अपनी बात परिणाम तो थे। कहने देंगी ना? बिल्कुल, बात तो आप कहने कहिए देंगी। कहिए कहिए। शुक्रिया शुक्रिया। तो विशाल जी, होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अनुभव है शासन का, ये बिल्कुल नया नया है। अभी इन्होंने 10 साल में जितना करना था इन्होंने कर लिया। इन्होंने 10 साल में जो इनसे हो सकता था इन्होंने वो सारा सब कुछ किया, और अपने क्षमता अनुरूप पूरे विपक्ष को तोड़ने की कोशिश करी। बॉन्ड के जरिए पैसे कमाए, वसूली का बिजनेस किया, सारी चीजें करी। लेकिन भारत की जनता अपने जो होता है कि जब देश 47 में आजाद हुआ तो लोगों ने कहा कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दी जाए कि ना दी जाए, सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए ना दिया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी कि भारत की जनता अपना अच्छा बुरा बहुत बेहतर समझ पाती है। तो ये मुझे भारत की जनता पे भरोसा है कि जब ये चुनाव होगा तो ये भारत जनता तय करेगी कि इनका साथ खड़ा होना है। ये लड़ाई बाइनरी में होती चली जाएगी। पूरे देश में एक तरफ वो लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी जी को बचाना चाहते हैं दोबारा आ जाएं, और एक वो होंगे जो भारत बचाना चाहते होंगे। और जो बूथ के अंदर वोट डालने जाएगा वोटर, वो भी उसी तरह का, उसका भी आइडिया, उसका भी माइंडसेट एकदम क्लियर होगा कि उसको क्या करना है। तो ये लड़ाई बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा परेशानी की मतलब कि इसलिए बात भी नहीं है क्योंकि जैसे 77 का दौर था, बिजली का खंभा भी खड़ा होगा चुनाव जीत जाएगा। तो बहन जी हो या कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनाव ये बहुत निश्चित जीता हुआ चुनाव है,
इंडिया गठबंधन के लिए, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी सारी इस तरह के काम कर रहे हैं, जो अभी जिस तरह से विपक्ष के दलों को परेशान कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। जी विशाल जी, क्या कहेंगी प्रियंका जी? आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और हमलावर तो आप ही की तरफ रहेंगे, ईडी को, लेकिन ये बात सही भी है कि आप लोग सिर्फ जो ईडी की कार्रवाई हो रही है इस पे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही नेता क्यों बार बार पिसे जा रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि विपक्ष की आदत है इसी तरीके से कुछ न कुछ ये लोग इल्जाम लगाते रहते हैं, और जब तक कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई किसी तरीके का घोटाला नहीं करेगा, अगर कोई दंगाई नहीं है तो उसको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी के ऊपर भी गलत तरीके से कोई ना आरोप लगाया जाता है, ना ही किसी के ऊपर कोई गलत एक्शन लिया जाता है। अब ये बचाने के लिए जो गलत काम करता है वो खुद को बचने और बचाने के लिए तमाम बातें करता है। और मैं तो ये पूछ तो रही हूँ, मैं समाजवादी के यहाँ प्रवक्ता बैठे, मैंने बोला कि इन्हीं के अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसके साथ मत जाना, और फिर उसी पार्टी के साथ आके मिल जाते हैं। तो इन लोगों के तो आपसी विचार कैसे हैं ये देखिए आप। भी तो, आपकी पार्टी भी तो जेडीयू को बहुत कुछ कह रही थी। आपको इतनी गिनवा देंगे नहीं प्रियंका जी नीतीश कुमार को लेकर आपकी पार्टी भी तो बहुत कुछ कह रही थी। महिलाओं को आजादी मिली, गैस सिलेंडर्स दिए गए, शौचालय दिए गए, महिलाओं को स्वास्थ्य की सेवाएं दी गई आयुष्मान कार्ड के जरिए, और पोषण अभियान चलाया गया जिसमें कि महिलाओं को और बच्चों को जागरूक किया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर स्वावलंबन से लेकर के महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए हर एक जितनी भी योजनाएं निकली जिसमें गरीब, किसान, नौजवान और इस देश की महिलाओं को प्रायोरिटी दी गई। तो ये कार्य अगर इन लोगों ने भी किया होता तो शायद ये जनता के दिल पे राज कर रहे होते। आज इनको जनता इसीलिए नकार रही है क्योंकि ये न्याय यात्रा निकालते हैं, और जितना ये न्याय यात्रा पे चलते हैं इनके नेता, उतना ही इनके जो अपने लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है उनकी आंखें खुलती हैं और वो लोग अपनी इन्हीं की पार्टी से अलग होने लग जाते हैं। तो ये लोग न्याय की बात करते हैं जिन्होंने 70 साल से लगातार इस देश की जनता पे अन्याय किया है। तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की सिर्फ बात नहीं की, इस देश को विकसित बनाया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो महिलाओं को जागरूक करने के लिए हो, महिलाओं को स्वावलंबन करने के लिए हो, चाहे हम बात कर ले आईआईटी की, एम्स की, एयरपोर्ट की, वंदे भारत ट्रेनों की। क्या हालत थी इस देश की जब ना बिजली की सुविधा थी, ना पानी की सुविधा थी। सही बात है, 2014 से पहले तो बहुत ही खराब हालात थे। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। 2014 से पहले बहुत खराब हालात थे, हमें लगता है सूरज भी तब से ही निकलना शुरू हुआ है। रोहन जी, मतलब आपने तो सारी बातें बता दी। अरे आप ही की सरकार थी जब वो महिला पहलवान जंतर मंतर पे थी ना, आप ही के विधायक थी ना बिहार में जो कह रही थी कि महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया था, और उसके बाद कैसे आप गले मिल रहे थे। आप ही की पार्टी थी ना, आप ही की पार्टी में किसानों के लिए गड्ढे खोदे गए ना। इसका जवाब भी तो दीजिए मैडम। आपकी योजनाओं की मैं तारीफ कर रहा हूं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं हर जगह, लेकिन ये भी तो कोई बता दे वो किसान क्या इस देश के नहीं थे, वो भी दंगाई थे। वो महिला रेसलरों का क्या हुआ? एक ही तरह, एक आप सीधे आप उनको नहीं आरोप लगा सकती मैम, सॉरी, लेकिन आपको सारी बातें आपको कहनी भी चाहिए। रोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सुन नहीं पाई आपको। नहीं, मुझे आप नहीं सुन पाई, मैं फिर से कह दे रहा हूं। आप कह रही थी कि महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं हैं और इस देश में बिल्कुल कुछ नहीं था, विकसित हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत देश आगे बढ़ रहा है और अच्छे नेतृत्व में बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं उस चीज को। लेकिन क्या देश उस तरफ आगे नहीं बढ़ा? जंतर मंतर पे महिला पहलवान इतने दिन धरना प्रदर्शन के जिन्होंने देश के लिए मेडल लेके आए, क्या तब वो दर्द नहीं दिखा भारतीय जनता पार्टी को? क्या वो दर्द तब नहीं दिखा जब किसान आंदोलन कर रहे थे, 780 किसान मर गए? और यही नीतीश कुमार जो आप कह रही थी ना कांग्रेस चालू पार्टी, किसी ने बयान, आपने बयान किसी अध्यक्ष का जिक्र किया, यही बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी, सुशील मोदी और तमाम नेता ये कह रहे थे कि इस व्यक्ति को तो उम्र हो गई है, इसको कुछ नहीं पता, ना जाने क्या क्या कहा गया। एक ही मंच पे बैठे दिखे थे ना सब लोग। आज सरकार चला रहे ना, एनडीए घटक दल का हिस्सा है वो। तो मैम ये भी तो अभी हो रहा है, पहले तो नहीं हुआ इतना। देखिए, ये जो आप बातें कर रहे हैं इसमें किसी का भी अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो ये गलत चीज है जिसको आप ये बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं। अरे मैं थोड़ी आरोप लगा रहा हूं। अरे जंतर मंतर पे पहलवान धरने पे बैठे थे ना, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए।
आप इनसे जरा पूछ लीजिए, प्रियंका गांधी के जो सचिव हैं उन पे आए दिन महिलाओं का अरे हजरतगंज में 7 मुकदमे हैं संदीप सिंह के ऊपर, हम तो और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। और आखिरी तो अर्चना गौतम ने लिखा है जो मेरठ से चुनाव लड़ी थी। आरोप सिद्ध हो पाया? आप बताइए ना मुझे, कोई आरोप क्या सिद्ध हो पाया है? आप प्रियंका जी, अगर आप बोल रहे हैं तो इसका जवाब हम देते हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, इसका जवाब हम देते हैं ना। प्रियंका जी दीजिए, रोहन जी जवाब दीजिए। इतनी आरोप के बाद भी संदीप सिंह तो पार्टी चलाने का आरोप है कि संदीप सिंह फैसले लेते हैं, वो सिर्फ एक पपट की तरह काम करती हैं। प्रियंका गांधी सारे बड़े फैसले पार्टी में लेने लगे थे। इसका जवाब दीजिए ना कि महिला कार्यकर्ता लगातार आरोप भी लगा रहे हैं उन्हीं के ऊपर। संदीप सिंह जो निजी सचिव हैं उन पर यह आरोप लग रहा है और कई बार एफआईआर भी हो गई, कभी वो पेश नहीं हुए, कभी मीडिया वालों को मार देते हैं। तो भाई एक निजी सचिव की इतनी हैसियत कांग्रेस पार्टी में बढ़ कैसे गई? विशाल जी, होता क्या है, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप बहुत सारे होते हैं, कई बार लगते भी हैं। अर्चना सुनिए ना, पूरी प्रियंका जी पूरी बात, राजनीति और महिला पहलवान दो अलग बात हो गई। अर्चना गौतम जी क्या थी, वो मॉडल थी, पॉलिटिक्स में आई, कांग्रेस उनको चुनाव लड़वाया, सारी चीजें थी, कोई संतुष्ट हुआ कोई नहीं संतुष्ट हुआ। 70 साल 80 साल से आप हमको बताइए शासन करें, हम लोग 1885 से हिंदुस्तान में। प्रियंका जी पूरी बात खत्म करने दीजिए। भारत में उत्पन्न सारे राजनीतिक दल कांग्रेस के अंदर से निकल कर आए। कांग्रेस में हमेशा जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी खुद कांग्रेस से अलग होके अलग दल बना लिए थे। कांग्रेस में लोग अलग होना या विरोध करना ये स्वाभाविक चीज है, क्या डेमोक्रेसी है। झांकी कर रहे थे, इसकी एफआईआर है, इस पे आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल सही बात है, इस पे जवाब दीजिए ना कि संदीप सिंह पर एफआईआर इतनी है। अच्छा मैं कह रहा हूँ एफआईआर मत करिए, हम कह रहे हो एफआईआर हो गई है अब जांच भी ना करे। अरे पद से ही हटा देते, प्रियंका गांधी पद से ही हटा देती, वो तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, और जो लड़कियों पर इतना अत्याचार कर रहा है उसको निजी सचिव बना के बैठाए, हटा दे पार्टी से। अरे पार्टी के निजी सचिव पद से हटा दे उसको, ये फैसला भी नहीं ले पा रही प्रियंका गांधी। प्रियंका जी के निजी सचिव और उसका कांग्रेस का दो अलग मुद्दा है, इसको एक में नहीं मिलाया जा सकता। अब के अर्चना जी ने प्रियंका जी से संपर्क स्थापित करने के लिए निजी सचिव से संपर्क किया, नहीं पार्टी के अपने ओपन चैनल से अपने फोरम में, तो हम पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी के उस पर बात करेंगे। प्रियंका जी निजी सचिव है, उस पर प्रियंका जी का निर्णय है, उस पर हमारा तरफ से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पार्टी का जो नियम है, पार्टी का जो संविधान है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उसके लिए पार्टी उसी तरह प्रतिबद्ध है, उसके सारे पदाधिकारी प्रतिबद्ध हैं। और हम लोगों ने चाहे राजस्थान से लेके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक जहां कहीं भी जो भी मुद्दे होते हैं, कभी कोई फोरम पे उठता है, इस पे हमेशा कार्रवाई हुई है। राजस्थान 24 घंटे के अंदर बलात्कारियों को पकड़ के सजा दिलाने का काम किया गहलोत सरकार ने। हम और लॉ एंड ऑर्डर के अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की तुलना करेंगे आपको भी पता चल जाएगा, उत्तर प्रदेश में सारा न्याय की खानापूर्ति से बुलडोजर चला के हो रही होती है। अंकिता भंडारी का उत्तराखंड का मामला सबने देखा, और हरियाणा में गोपाल कांडा इनके क्या मंत्री बने हुए, जिनका बहुत प्रसिद्ध मामला था जिसमें एयर होस्टेस ने आत्महत्या कर ली थी। ब्रजभूषण शरण जी का मामला आपके सामने मौजूद है, एक कुलदीप सेंगर जी का मामला आपके सामने। अरे कुलदीप सेंगर तो जेल में है, आधे लोग तो जेल में ही है, ये लोग तो हटाए गए ना। कुलदीप सिंह सेंगर पार्टी से निकाले गए, तमाम नेताओं पर जो आरोप लगे, निजी संदीप सिंह पर क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? जब रेप होता है तो मजा ले लेना चाहिए, और ये तब की बात। प्रियंका जी निकला आपके यहाँ पर बड़े नेता से लेके शीर्ष से लेके प्रियंका जी हमारे यहाँ कब कहा जा सकता कि प्रियंका जी ने या राहुल जी ने गलत शब्द बोले महिलाओं के प्रति, लेकिन आपके यहाँ तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय से ऊपर से धारा शुरू होती नीचे तक बहते हुए आती है। आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लालू जी के लिए कितनी गंदी बात बोली, आप कैसे डिफेंड कर सकती हैं प्रियंका जी? आप बताइए, आप डिफेंड कर सकती हैं? सम्राट चौधरी ने जो बोला लालू जी के लिए, आप कहेंगे यहाँ सही बोला है? आप मुझे बताइए, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके सड़क पे परेड कराई जा रही थी, आपने उस पे बोला अभी तक 1.5 साल हो गया नरेंद्र मोदी जी गए नहीं, मणिपुर चल रहा है। कहां से नैतिक बल है आपके पास ये सवाल उठाने का? रही बात कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा इस मामले में अच्छा काम करने का। न्याय यात्रा, इतनी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस न्याय यात्रा में क्या भागते कैसे जा रहे हैं आपकी पार्टी छोड़ करके? और अरे अब आप समझिए कि कैसे भाग जा रहे हैं आप लोग पूरा गुंडाई करा रहे हैं। प्रियंका जी कहीं कोई भाग नहीं रहा है, अब बेचारा क्या करे? सुनिए ना, सुनिए तो बताते हैं बिल्कुल। मैं जरा सपा के प्रवक्ता की भी राय ले लेता हूँ। विनोद जी
रोहन भाई आपको भी रोकूंगा और प्रियंका जी आपको भी रोकूंगा। आजम खान साहब, आपकी तरफ से ये कहा गया कि पार्टी की तरफ से आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था, पहले तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष बने अजय राय, उनसे कहा गया कि ये छोटे नेता हैं। फिर ये कहा, जैसे अभी प्रियंका जी ने भी बताया कि भाई कांग्रेस को चालू बता दिया, और फिर हम कांग्रेस के साथ हैं और देश के साथ हैं और देश को हम साथ लेके जाएंगे और फिर इंडिया जिताएंगे। कोई मनमुटाव तो नहीं है बीच में, फिर हम लोग को कुछ सुनाई दे जाए? अभी पहला चरण हुआ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अमन और चैन है। हाँ। लेकिन दो ग्लोबल रिपोर्ट्स आती हैं अभी रिसेंट में, यानी फरवरी और मार्च में। एक आता है हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट और एक आती है हंगर ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। दोनों में भारत की रैंकिंग गिर जाती है, और ऐसी नहीं 10-15 नंबर नीचे भारत आ जाता है। ऊपर से भारत की स्थिति यह है कि वो सोमालिया और युगांडा से ऊपर है हंगर इंडेक्स में। तो कौन से उससे किस नैतिक बल से आप इस बात की कर सकते हैं कि भारत में सब कुछ खुश है? कहां से खुश है? अब आप कहेंगे ये हम ग्लोबल मानते नहीं है। दो ग्लोबल रिपोर्ट है जो ये भारत को बता रहे हैं कि भारत में हंगर इंडेक्स यानी भारत में भुखमरी बढ़ गई है, और दूसरे भारत में लोग खुश नहीं हैं। अब जब दो चीजें ऐसी हैं तो उसके बाद कहां से अच्छाई आ सकती है? कहीं से कोई किसी तरह का फेवरेबल माहौल नहीं है। ये सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा माहौल है, और ईडी और सीबीआई है, और ये इन लोगों को चुनाव में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आने वाले समय में जनता इनको जवाब दे देगी, कि आपके प्रोपेगेंडा और झूठ का जवाब जनता देगी। जनता इस बात के लिए तैयार बैठी है। वो 60 लाख युवा भी तैयार बैठा है, जिसे अभी रात भर सड़कों पे स्टेशनों पे घूमना पड़ा और उसका पेपर लीक हो गया। तो कोई भी पिछले 7 सालों में 11 पेपर लीक हुए हैं, यानी ये सरकार एक भी परीक्षा संपन्न नहीं करा सकी, और कहती है हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अरे जिस सरकार की कानून व्यवस्था अच्छी होगी वो एक पेपर नहीं करा सकेगी। ये सरकार की नाकामी नहीं है। अभी जो पेपर लीक हुए हैं फरवरी में 3 पेपर लीक हो जाता है, तो ये सरकार की नाकामी नहीं मानी जाएगी? विशाल जी आप बताएं, सरकार की नाकामी है या नहीं है? ये तो सरकार पूरी तरह से नाकाम है। सिर्फ शब्दों में सरकार चल रही है। डाटा चूंकि पीएमओ से मॉनिटर्ड होते बिल्कुल, हैं। मैं रोकूंगा, फाइनल से कमेंट लूंगा मैं मॉनिटर्ड प्रियंका से, मैं प्रियंका से फाइनल कमेंट लूंगा। अच्छा ठीक। प्रियंका जी जवाब दीजिए पहले कि इतनी मजबूत कानून व्यवस्था के बाद पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? और आप तो हमें लग रहा है जो रिपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई है उससे कहीं ज्यादा आप खुश नजर आ रही हैं। आप उनके बयानों पे हंसती नजर आ रही, तो मुझे लग रहा है कि आप हाँ ये प्रशासन की नाकामी है। इतनी सीरियस बात वो कर रहे हो और आप लेकिन ये प्रशासन की नाकामी है, एक बहुमत वाली सरकार की नाकामी है। ये नकल करवाते थे और भर्तियों में सबसे अरे ज्यादा मैडम ये कहने से बचा नहीं जा सकता था, किताब खुलवा के नकल कराते थे। अपनी नाकामियों से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 60 लाख युवा दिन रात किसी तरह से यात्रा करके स्टेशनों पे पहुंचा है। मुश्किल से जवाब ले लेते हैं, जवाब ले ले फिर पेपर लीक हो गया, उसके ऊपर से उस पर लाठीचार्ज भी किया गया। आजम भाई जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले ले, जवाब भी तो ले। मतलब प्रियंका जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे तो रही हूँ। पेपर अरे आप जवाब जब दे रही जब वो बोल रहे हैं तो हाँ, यहाँ तो सुनाई नहीं दे रहा। बोल तो रही हूँ कि इनके सरकार में क्या होता था। ये तो किताब खोल करके नकल करवाते थे, और पैसे के दम पर जिनको जो ये लोग ले आते थे, पैसा लेते थे और लोगों को नौकरियां देते थे। ये समाजवादी का कल्चर इसीलिए आप पेपर लीक करा रही हैं। क्या भाजपा इसलिए पेपर लीक करा रही है? कंट्रोल हुआ। जवाब दे लेने दीजिए। आजम जी जवाब दे लेने दीजिए। मामले में कुछ नहीं चलता। यहाँ पे जिसके अंदर योग्यता है, पेपर क्यों लीक हो रहा? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है हमारा। और ये पेपर लीक मामले पे सरकार पूरी तरीके से इसका विरोध करती है कि ये जो हो रहा है, और इस पे पूरी नैतिकता के अधिकार पे पूरे ठीक तरीके से इसको ठीक कराने का हर एक प्रयास वो कर रही है कि कैसे इसको रोक। वापस आते हैं 2024 के महासमर में। हम चर्चा कर रहे थे कि बहन जी ने जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, पहली सूची, उससे कितना ज़्यादा इंडिया गठबंधन को नुकसान या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मनीष जी, क्या राजनीतिक
गुड़ा भाग है, जो ये 16 नामों की लिस्ट है, ये कितना डेंट करेगी या कितना हाइप अपने वोटों को वापस करेगी, या दर्शकों को आप समझा दें। देखिए, जिस तरीके से मायावती जी ने 7 मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि मुसलमान वोटों पर अब मायावती जी अपना एफर्ट लगा रही हैं। जिस तरीके से दलित वोटों पर चंद्रशेखर ने डेंट लगाने की कोशिश की, उनको छीनने की कोशिश की, तो मायावती भी उसी चाल चलते हुए समाजवादी पार्टी से जो पीडीए का उनका दांव था उसकी हवा निकालने में लगी हुई है। ये फर्क ये है कि क्या मुसलमान मायावती जी पर उतना भरोसा कर पाएंगे, मेरा प्रश्न ये है। तो लेकिन आया क्या फ्रेम फ्रेम आ गया? ठीक ठीक अगर एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो जाता है जब, और अगर वो प्रतिष्ठित पार्टी से और प्रतिष्ठित कोई नामचीन नेता होता है उस क्षेत्र का, मैं सिर्फ एक विधानसभा या लोकसभा की बात कर रहा हूं, तो उसकी जिम्मेवारी होती है जीतना, और उसके मुसलमान साथी, रिश्तेदार, मित्र, परिवार सर्कल चाहता है कि वो जीते, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, समाजवादी पार्टी से हो। ऐसे में जिस सीट पर एक मजबूत मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा, उसके जवाब में समाजवादी पार्टी को या तो मुसलमान उतारना पड़ेगा, या उसको कोई दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो, उसमें से अगर मुसलमान वोट माइनस हो जाते हैं तो उसको निश्चित रूप से डेंट होता है। तो ऐसे में 7 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने से मायावती जी ने दांव खेला, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की छाप नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए इनडायरेक्टली भाजपा की मदद ले रही है। बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि उसकी असली दुश्मन समाजवादी पार्टी है, भाजपा नहीं है, और इसी इसी का छाप है ये आज की वह कैंडिडेट की लिस्ट। बिल्कुल। आजम भाई क्या कहेंगे, जैसे कि मनीष जी ने जो बातें कही अभी। मैं मनीष जी की बहुत सारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा बसपा कहीं ना कहीं भाजपा को मदद कर रही है। यही बात तो हम सब लोग कह रहे हैं कि बसपा भाजपा की मदद कर रही है। और लेकिन ये मैं ये बसपा नहीं के कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बसपा भाजपा की मदद ले रही है समाजवादी पार्टी को पीटने के लिए। बात थोड़ी उलट हो जाएगी। कोई बात नहीं है, वो हमारे लिए तो मैं उसे मानता हूँ कि भाजपा उसे मदद कर रहा है, बसपा उन्हें मदद कर रही है। क्योंकि कहीं अभी 2022 के चुनाव में हमने देखा है कि बसपा अकेले लड़के एक सीट पे एक विधायक है, 403 में एक विधायक की पार्टी है बसपा अभी। तो उत्तर प्रदेश की जनता खासतौर से ये मानती है कि जो मुख्य विपक्षी है वो समाजवादी पार्टी है, इंडिया अलायंस है, उसमें उसे कोई दो मत नहीं है। वो भाजपा के खिलाफ अगर भाजपा के खिलाफ कोई वोट पड़ने वाला है तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उसका जो अलायंस है, इंडिया अलायंस को पड़ेगा। इसमें हम लोगों को कोई कहीं से कोई दो मत जनता के बीच में नहीं है, क्योंकि एक सीधी लड़ाई है भाजपा बनाम इंडिया अलायंस की। और ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि हम विपक्ष होने के नाते। भाजपा के सांसद अनंत हेगड़े खुद कहते हैं कि हमें 400 सीटें दीजिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा की मंशा है, जो भारत का लोकतंत्र है, एक खूबसूरत लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को भाजपा डेंट पहुंचाना चाहती है। तो जो लोग चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा रहे और भारतीय लोकतंत्र अपनी खूबसूरती से चलता रहे, वो हमारे साथ खड़े हैं, इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता अभी चली गई, नहीं तो मैं उन्हें ये बताना चाह रहा था कि जो विधायक अभी हमारे राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करी, उन्हें अभी कल ज्यादातर लोगों को Y+ या Y श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है भाई? जब हम कह रहे थे कि सबको पैकेज दिया गया है, सबको कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया गया है, कोई न कोई गारंटी दी गई है, तब लोग कहते थे ऐसा क्या है। अब वो चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि विधायकों को क्या पैकेज दिया गया था, क्या गारंटीज दी गई थी, वो धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रलोभन और डर से ही विधायक हमारे टूटे थे। और ये लड़ाई मूल रूप से संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, और जनता के मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस खड़ा है। जी
मनीष जी, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से कि टिकट वितरण को लेकर भी कहा जाता है, लेकिन मायावती तो इस बहुत पुराना इनका वो सोशल इंजीनियरिंग है। कभी वो ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन पे आती हैं, कभी वो मुसलमान दलित कॉम्बिनेशन पे आती हैं। तो ये तो उनका बहुत पुराना पेटेंट है। आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा। अभी अदीब अहमद खान कुछ कह रहे थे, जी वो किसी हेगड़े की जिक्र कर रहे थे कि 400 तो संसद बाबा साहब अम्बेडकर की संसद है। ये आजकल बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को सब लोग लाप रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हत्यारे हैं। इन लोगों ने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कितनी बार चेंज किया? क्या आज जो संविधान का प्रारूप है उसके प्रियम्बल को हटाए बिना संविधान में इन्होंने लगातार कई बार चेंज किया? इसके जिम्मेवार कौन है भाई? आज आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो एज इट इज जो उन्होंने छापा था वही है क्या ये? अब झूठ की कोई सीमा होती है। ये झूठ बोलना विपक्ष बंद करे। शर्म नहीं आती? क्या जब संविधान बनाता था उसमें सेकुलर वर्ड था क्या? सेकुलर वर्ड नहीं था तो क्यों शोर मचा रहे हो भाई? क्यों गलत बातें कर रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, अरे अम्बेडकर के संविधान को आपने माना ही कहा? उसका सम्मान कहाँ किया? बाबा, अभी बात कर दूं अभी तो आप उछलने लगेंगे अभी गर्म तवे की तरह। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की कितनी दिन की बात कही थी? है? संविधान की बात करते हैं भाई, कमाल हो गया। सच्चाई ये है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैंने जो कहा उसको गलत तरीके से व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं आजम खान साहब, जो भी इनका नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ ठीक से, अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ। जी जी, आजम खान। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी को मिर्चें लग रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। ये गठबंधन का राह बना रहे हैं। कौन सा गठबंधन है? कैसा गठबंधन है भाई? उत्तर प्रदेश में आप इनको कितनी सीटें दे रहे हैं? उनको आपस में ये लोग कल तक गालियां देते थे, एक दूसरे के सिद्धांतों पर ये लोग मेल नहीं खाते, आपस के सिद्धांत मैच नहीं करते। जो आदमी करप्शन देखता है वो इनको प्यारा हो जाता है। एक का करप्ट है, दूसरे को पसंद आने लगता है। आपका गठबंधन है कहाँ? ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच की लड़ाई है। गठबंधन इसमें कहीं नाम को भी नहीं है। और जहां गठबंधन है एक दूसरे की सुविधा से सीटें दी गई हैं, ये भी गारंटी नहीं है कल को अखिलेश यादव उनके साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। आपको याद होगा इससे पहले भी सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री बन रही थी उस उनके प्रधानमंत्री पद के सपने में पंडित लगाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। तो गठबंधन क्या है ये हम सब सच्चाई जानते हैं। सच ये है कि अपनी अपनी सुविधा से फिलहाल कांग्रेस अपना अस्तित्व की लड़ाई बचाने को लड़ रही है और अखिलेश यादव अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में आए। उनका अधिकार है। मैं अखिलेश यादव की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। उनको जो भी राजनीति करनी चाहिए वो कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है जो अखिलेश यादव उन्हें छूने नहीं दे रहे। जानबूझकर अखिलेश यादव उनको वो सीट दी जहां से कांग्रेस जीत ही ना सके। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज लिख लीजिए, समाजवादी पार्टी 5 सीट जीते या 4 जीते, लेकिन कांग्रेस को देश में एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। और जब आज से ये बात तय है तो गठबंधन किस बात का? ऐसे में अगर मायावती जी के एक तो कैंडिडेट में अगर जीतते तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने आपसे जो सवाल किया ना मनीष जी, ये था कि ये पुराने ट्रेंड पर बसपा वापस जा रही है क्या? कभी सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण दलित को कॉम्बिनेशन से उतरती है, इस बार दलित बैकवर्ड और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ उतर रही है 2024 में। देखिए, एक वक्त ऐसा था जब मायावती जी के जो पूर्व नेता थे बसपा के माननीय कांशीराम जी, उन्होंने नारा लगाया था, मिले मुलायम कांशीराम हवा मोड़ गए जय श्री राम। ठीक है, इतनी पक्की दोस्ती कि इस गठबंधन का मुख्यमंत्री एक बार नहीं 2 बार बना, टकराव भी हुआ। लेकिन जैसे ही मायावती जी के जान पर हमला हुआ, नेताजी के लोगों ने हमला करवाया, उनकी जान लेने की कोशिश की, तब से मायावती जी ने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, समाजवादी पार्टी को धूल में मिला देना। आप एक स्त्री के अस्तित्व की रक्षा कर, आप सत्ता में हैं, रक्षा करने की बजाय आप जो है उसके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। वो मान मायावती जी कभी नहीं भूली। चाहे बुआ और बबुआ का गठबंधन भले ही बना हो,
तब भी उनका जो रुख था, उसके बाद जो रुख था, वो अपमान, वो क्रोध मायावती जी के दिल में आज भी है। बिल्कुल, और ये यही देखना, वजह है। बिल्कुल 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 मनीष जी सही कह रहे हैं आप कि ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा भी रही हैं। अब क्या होता है ये तो जनता तय करेगी 4 जून को। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। और भी जो अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर प्रियंका मौर्य, उनका भी धन्यवाद। आजम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रोहन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे बहन मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 16 जो नाम दिए गए हैं प्रत्याशियों के, वो किसको डेंट करेंगे। क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन के वोट कटेंगे या मुसलमान वोट जो है वो बटेगा। ये सब रणनीति बनाने पर पार्टियां आ चुकी हैं, और किस तरीके से कहाँ कौन से प्रत्याशी उतारने हैं, लिस्टों का जारी होने का दौर अब शुरू हो चुका है। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।